हेलो एवरीवन, वेलकम। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए। सो इन दिस सेंस लेट्स स्टार्ट द क्लास नंबर 2। सो एनी डाउट रिलेटेड विथ द यस्टरडेज क्लास? आई गेस वैसे होना नहीं चाहिए आपको कोई भी डाउट ना। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए। सो नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द पॉलिटी क्लास एक्चुअली। ठीक है, आज से हम शुरू करते हैं। सो टू बिगिन विथ द फर्स्ट वर्ड विच कम्स इज द word which is mentioned in the constitution itself, the syllabus itself, that is polity and constitution. अगर हिंदी में बात करें तो संविधान, और यहाँ राज व्यवस्था। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस क्या है संविधान और राज व्यवस्था में, पहले इसे समझ ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। संविधान के अलग अलग रूप देखेंगे, अलग अलग तरीका देखेंगे। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच इज सुप्रीम। राइट, एक ऐसा कानून जो सर्वोच्च है। ठीक है, मीन्स किसी भी देश के सर्वोच्च कानून को हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। अब समझना यहाँ पे बच्चों, एक होता है लॉ, ठीक है, एंड देन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द बेसिक डिफरेंस between a law and a constitution, that this law is a simple rule, simple rule or regulation। ठीक है, whereas constitution is a special rule, ये एक विशेष कानून होता है। ठीक है, तो संविधान के बारे में जब हम बात करेंगे तो संविधान विशेष कानून होगा, जबकि कानून एक सामान्य कानून होगा। अब जैसे ही किसी कानून की हम बात करेंगे या संविधान की हम बात करेंगे, तो कानून क्योंकि ये सामान्य है तो इसका जो महत्व होगा, जो इम्पोर्टेंस होगा, वो भी कम होगा। कम से तात्पर्य ये बिल्कुल मत समझना कि इसका महत्व ही नहीं है, महत्व इसका भी है, बट अभी हम यहाँ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। सो इस तुलनात्मक अध्ययन में लॉ का जो महत्व होगा वो कम होगा, और संविधान क्योंकि वो सर्वोच्च कानून है तो उस स्थिति में इसका जो महत्व होगा, जो इम्पोर्टेंस होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, या ये कह लो आप कि सबसे ज़्यादा होगा किसी भी देश में। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हालांकि संविधान भी एक तरह का कानून ही है, बट वहाँ पे वो कानून क्या हो जाता है, वह कानून सर्वोच्च कानून हो जाता है, ना कि सामान्य कानून। और क्योंकि वो सर्वोच्च कानून है इसीलिए हम उसे कानून ना कह के संविधान कहते हैं। राइट, अब ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। ठीक है, जब बात करते हैं पॉलिटी की, तो कल जब हम सिलेबस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सब टॉपिक्स में लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ, जो राज व्यवस्था है, जो टर्म पॉलिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है। ठीक है, अब वो बड़ा किस तरीके से, इसे समझ लो। ठीक है, बड़ा इस सेंस में कि जब हम राज व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड है। ठीक है, साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, ये भी ऐड ऑन होता है।
साथ ही साथ ये किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब हिंदी में यदि मैं कहूँ तो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे समझो, ऐसा तो है नहीं कि संविधान में जो लिखा है वो एज इट इज चलेगा, वो बदला भी जाता है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, साथ ही साथ लिखा हुआ भी उसे किसी अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सो इस सिनारियो में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लस उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों चीज़ें देखी जाए, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इस संविधान को लागू करने वाली व्यवस्था को प्रभावित करते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। तो एक तरीके से जो राज व्यवस्था है वो एक व्यापक, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है संविधान की तुलना में। संविधान में तो सिर्फ कानून होगा जो लिखा हुआ है वह, बट वो कानून कैसे लागू होगा, कैसे प्रभावित होगा, किस तरीके से उसको बदला जाएगा, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप से तब वो हो जाता है राज व्यवस्था। ठीक है, तब वो हो जाएगा राज व्यवस्था, ना कि संविधान। क्लियर है इतना? एनी डाउट और क्वेश्चन? पॉलिटी के साथ अदर सब्जेक्ट्स कैसे डील करे ये नहीं समझ पा रहे हैं? ओके बेटा, डोंट वरी। ठीक है, अभी हमने जस्ट पॉलिटी शुरू किया है। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिटी के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कैसे कवर करने हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, टाइम टू टाइम, बट आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, सो थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करें। गुड इवनिंग बेटा जूही। चलिए, सो वापस चले टॉपिक पे। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है, और यहाँ हमने क्या समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अ लॉ, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, समटाइम्स रिटन समटाइम्स नॉट। ठीक है, वहीं पॉलिटी जो है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिकली समझते हैं, ना कि एक रिटन फॉर्म में। राइट, सो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बीच का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो किसी किताबों में आपको जनरली मिलेगा नहीं। राइट, बट अब हम समझ चुके हैं, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले एक बार ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, सो अभी हमने पहले देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्पेशल रूल और स्पेशल लॉ। ठीक है, अब ये स्पेशल लॉ करता क्या है? ये स्पेशल लॉ करता है किसी भी देश के शासन को संचालित करता है। ठीक है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करता है, मतलब उस देश में जो भी कानून बनेगा, जिस भी तरह का कानून बनेगा, वो किसके अनुसार चलेगा? वो चलेगा संविधान के अनुसार। ठीक है, अब शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कौन होता है? सरकार होती है। तो सरकार कैसे बनेगी, कैसे कार्य करेगी, किस क्षेत्र में कार्य करेगी, ये सारी बातें संविधान में लिखी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ यदि सरकार पर किसी तरह का नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल किस तरीके से होगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होगा। साथ ही साथ क्योंकि देश में सिर्फ सरकार नहीं, सरकार शासन नहीं, शासित भी होते हैं, दोज हु आर गवर्न्ड। सो जनता, जनता के कौन कौन से अधिकार होंगे ये भी संविधान निर्धारित करेगा, और साथ ही साथ अधिकारों के साथ साथ यदि किसी तरह के कोई कर्तव्यों की बात होगी, जनता के लिए किसी तरह के कोई कर्तव्य निहित होंगे, तो यह कर्तव्य भी संविधान में ही प्रदत्त होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? संविधान एक ऐसा व्यापक दस्तावेज होगा
जो सर्वोच्च तो होगा ही, बट सर्वोच्च होने के साथ साथ यह उस देश की शासन व्यवस्था को या समस्त राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रावधान करेगा, प्रोविजन बनाएगा। क्लियर है दिस मच? अब जब हम आगे चले कॉन्स्टिट्यूशन को और डेप्थ में समझे, ठीक है, सो इस कॉन्स्टिट्यूशन के को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत करने का मतलब क्या हुआ? अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है, ठीक है। कुछ लिखित होते हैं, कुछ अलिखित संविधान होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ कठोर होते हैं, कुछ लचीले होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने पॉलिटी का हल्का हल्का रिवीजन भी कर रखा है, पढ़ रखी है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उन्हें समझाता हूँ, ठीक है, और जिन्होंने पढ़ रखी है वो रिवीजन कर लो बेटा, ठीक है। पहला जो क्लासिफिकेशन है या पहला जो टाइप है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज रिटन एंड अनरिटन, ठीक है, लिखित और अलिखित। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, और वो सिंपल डिफरेंस क्या है? जो लिखित संविधान होगा, ठीक है, वह किसी एक दस्तावेज में लिखा होगा, मींस एक सिंगल डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे के पूरे लॉज लिखे होंगे। क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल रूल है जो देश की पूरी शासन व्यवस्था को संभालेगा, सरकार कैसे काम करेगी, सरकार नियंत्रण कैसे करेगी, सरकार पर किस तरह का नियंत्रण होगा, जनता के क्या अधिकार होंगे, कर्तव्य। अगर ये सारी की सारी चीज़ें किसी सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, किसी एक ही दस्तावेज में लिखी हुई है, तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट हो जाएगा? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। गेटिंग दिस पॉइंट? अब क्योंकि ये सिर्फ सारे के सारे नियम और कानून एक ही दस्तावेज में लिखे हुए हैं, तो इस दस्तावेज को बनाने का काम भी कोई तो करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे लॉ बना के एक डॉक्यूमेंट में ये पूरा का पूरा दस्तावेज एक ही बार में लिखा जाएगा, एक विशेष समय पर लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये किसी स्पेशल या विशेष संस्था द्वारा निर्मित होगा। याद करो, इतिहास आपने पढ़ा हुआ होगा, इतिहास में आपने पढ़ा है कि 1946 में संविधान सभा गठित की गई थी। अब वो संविधान सभा क्यों बनाई गई थी? वो संविधान सभा भारत के लिए संविधान लिखने के लिए बनाई गई थी, राइट। और जब संविधान सभा बनाई गई तो वो संविधान सभा क्या हो गई? वह विशेष संस्था हो गई, स्पेशल बॉडी हो गई। मींस जहां भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल बॉडी ने बनाया होगा, एक विशेष संस्था ने बनाई होगी, और उस संस्था को जनरली हम क्या कहते हैं? संविधान सभा, राइट। अब संविधान सभा जब वो डॉक्यूमेंट बनाएगी तो वो क्या करेगी? सारे के सारे कानून एक ही दस्तावेज में लिख देगी, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख देगी, और उस प्रॉपर सीक्वेंस को हम क्या कह देंगे? संविधान। अब जैसे ही वो संविधान बना, क्या हुआ? वो संविधान सामान्य कानूनों से अलग हो गया, क्योंकि अभी मैंने समझा है कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। मींस जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो विशेष हो गया, ठीक है। और अब जब वो विशेष हो गया तो क्या उसे सामान्य तरीके से परिवर्तित किया जा सकेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अब वो विशेष हो गया ना, विशेष संस्था द्वारा बनाया गया, विशेष संस्था द्वारा बनाया गया विशेष दस्तावेज। और जब वो विशेष दस्तावेज है तो उसको बदलने की या उसमें परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होगी, उसे खत्म करने की जो प्रक्रिया होगी, वो भी विशेष होगी। मतलब संशोधन की प्रक्रिया विशेष होगी, तब वो क्या हो जाएगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लियर है? साथ ही साथ अब जब रिटन है
तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक ही जगह लिखे हुए, और जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक ही जगह पर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कानूनों में जितने भी कानून होंगे वो क्या होंगे, स्पष्ट होंगे। ठीक है, क्लैरिटी होगी। क्योंकि देखो एक हुआ, देखो समझना इसे, एक हुआ आपके पास मौखिक रूप से कोई इंस्ट्रक्शन आया, किसी तरह का आदेश आईएएस बनने के बाद, ठीक है, जो भी आपके सुपीरियर ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, आपसे जो बड़े उच्च अधिकारी होंगे, एक उन्होंने दे दिया मौखिक आदेश। ठीक है, अब मौखिक आदेश है, आज ये बोल दिया, कल वो बोल दिया, कल कुछ और बोल दिया, वो बदला जा सकता है। ठीक है, बट अगर वही दस्तावेज, वही आदेश आपको लिखित रूप में मिल गया, रिटन ऑर्डर मिल गया, मतलब रिटन ऑर्डर में क्या होगा, आपको क्लियरली लिखा होगा कि आपको ये काम करना है, इस पैरामीटर पे करना है, इस तरीके से करना है। तो क्या हो गया, क्लैरिटी कहाँ पर है, रिटन में या अनरिटन में, सिंपल, रिटन में है। ठीक है, मतलब ऑर्डर की क्लैरिटी कह लो या कानून की क्लैरिटी कह लो, ज़्यादा कहाँ होगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाएगा बेटा प्रीलिम्स में, वो इसी तरीके से बनाएगा। ठीक है, कि विशेष संस्था द्वारा बनाया जाता है या नहीं, संशोधन विशेष तरीके से होगा या नहीं होगा, या क्या संशोधन भी सामान्य प्रक्रिया की तरह हो जाएगा या सामान्य व्यवस्था की तरह हो जाएगा। ठीक है, और क्लैरिटी ऑफ लॉ, कानून की जो स्पष्टता है वो कहाँ होगी, रिटन में होगी कि अनरिटन में होगी, राइट। तो ये हुआ रिटन। अब आ जाते हैं अनरिटन पे। ठीक है, अब जब हम अनरिटन की बात करेंगे, ठीक है, सो अनरिटन में चीज़ें थोड़ी सी इजी होती है। ठीक है, अब अलिखित का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि ये लिखा हुआ ही नहीं है। अलिखित का मतलब सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जो कानून है, जो लॉज है, ठीक है, ये लॉज किसी एक डॉक्यूमेंट में नहीं होंगे, सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं होंगे। समझना, ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान है तो वो लिखा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पे, बस मुंह जबानी चल रहा है कि यार मैंने बोल दिया हो गया ना। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ होता है, बस अंतर इतना है रिटन और अनरिटन में कि रिटन पूरा का पूरा कानून एक जगह लिखा हुआ है, और अनरिटन में अलग अलग जगह लिखा है, वो एक डॉक्यूमेंट में नहीं है। अब जब क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट में ही नहीं है, तो क्या कोई स्पेशल बॉडी की रिक्वायरमेंट है, नहीं, स्पेशल बॉडी की भी रिक्वायरमेंट नहीं, कोई विशेष संस्था नहीं बनेगी संविधान को बनाने के लिए, क्योंकि संविधान तो चले आ रहा है ना, बदलते जा रहा है, किसी एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, वो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जब अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है, कोई विशेष दस्तावेज नहीं है, तो इस स्थिति में इस संविधान में और एक सामान्य कानून में अंतर क्या है, क्या कोई अंतर होगा सामान्य कानून में और संविधान में, क्योंकि वो एक विशेष दस्तावेज में लिखा ही हुआ नहीं है। तो जब वो एक विशेष दस्तावेज में लिखा ही हुआ नहीं है, वो और बाकी कानून एक जैसी प्रक्रिया से लागू हो रहे हैं, एक जैसी प्रक्रिया से परिवर्तित हो रहे हैं, एक जैसी प्रक्रिया से अमेंड हो रहे हैं, तो ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दोनों ही लगभग एक समान होते हैं, और जब दोनों ही एक समान होंगे तो जो प्रक्रिया होगी वो भी बहुत सामान्य होगी, बदलने की, संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, और क्लैरिटी कहाँ पर मिलेगी आपको, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो मिलेगी, बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। कभी भी जो लॉ है, जो कानून है, उसे चेंज कर दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। कैसे परिवर्तित कर दिया जाएगा, भाई सामान्य कानून की तरह ही तो करना है, तो सामान्य कानून की तरह संसद ने, जो विधायिका है, उसने परिवर्तन कर दिया, संविधान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसीलिए तो पहला तो क्या हो गया, आपको अंतर जो समझना है, विशेष संस्था द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा अंतर, सभी दस्तावेज, सभी कानून एक ही जगह पे लिखे होंगे,
तीसरा अंतर, सामान्य कानून और संविधान में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होगी वो भिन्न भिन्न होगी, रिटर्न में, अनरिटन में नहीं होगी। ठीक है, इस क्लैरिटी कहाँ होगी, रिटर्न में होगी, अनरिटन में क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि समय और आवश्यकताओं के अनुरूप ये बहुत ही आसानी से परिवर्तित होते जाएगा। राइट, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिटर्न का एग्जाम्पल बोलो, इंडिया, बोलो भाई, रिटर्न का एग्जाम्पल हो गया इंडिया। भारत का संविधान लिखित संविधान है। वहीं पर अनरिटन, बोलो एग्जाम्पल, किताबों में लिखा हुआ ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। साथ ही साथ इजराइल का संविधान भी अलिखित संविधान है। इजराइल में भी संविधान लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए वहां पे थोड़ी जो सरकार जो है वो शक्तिशाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो चाहे वो कर सकती है। इसी प्रकार ब्रिटेन की संसद के बारे में भी ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद प्रत्येक कार्य कर सकती है सिवाय एक पुरुष को स्त्री में और एक स्त्री को पुरुष में तब्दील करने के। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट changing a man into woman and a woman into man. This is what is being said about British Parliament. This much is clear. Written and unwritten के बीच इनका डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों के मध्य क्या अंतर है? लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, और जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप लिखते चल रहे हैं। हालांकि इसका प्रिंटेड नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, बट साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, बिकॉज दैट विल हेल्प, वो मदद करेगा आपकी, वो रिटर्न नोट्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो रिटर्न और अनरिटर्न के बीच का डिफरेंस हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसे कहेंगे कठोर संविधान और लचीला संविधान। ठीक है, कठोर और लचीला, और दोनों में अंतर क्या है? कठोर संविधान क्या होता है और लचीला संविधान क्या होता है, जल्दी बताओ। बोलो बच्चों। कठोर और लचीला। ठीक है, कठोर और लचीले का जो अंतर है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल आएगी, बट समझिए इसे। कठोर संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग which can be amended but by complex procedure। हिंदी में यदि मैं कहूं कि कठोर संविधान को भी संशोधित किया जा सकता है, बट किंतु संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो जटिल प्रक्रिया होगी। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करेंगे लचीले संविधान की, तो लचीले संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया सरल होगी। ठीक है,
सो कठोर संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लचीले संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है। दोनों ही तरह के संविधान परिवर्तित किए जा सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि यहाँ जो प्रक्रिया होगी वो जटिल होगी, यहाँ जो प्रक्रिया होगी वो सरल होगी, सिंपल होगी। बस इतना ही डिफरेंस है। और इसके बेसिस पे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारत का जो संविधान है वो कैसा है, कठोर है, लचीला है? जल्दी कमेंट करो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल? मिश्रित है। वेरी गुड। बाकी बच्चे? मिक्स्ड है, कंबाइंड है। ओके, वेरी गुड। देखिए, मिश्रित कह लो, कंबाइन कह लो, ब्लेंड ऑफ बोथ कह लो, चीज़ें सेम ही। अब ये सब कहा क्यों जाता है ये भी आपको समझना होगा कि भारत के संविधान को क्यों मिश्रित या क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों है। ठीक है, इसके पीछे वजह ये है कि भारत के संविधान के जो कुछ प्रावधान हैं वो तो कठोर प्रावधान है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत ही लचीले हैं। तो भारत के संविधान में जो संशोधन हो सकते हैं, ठीक है, वो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो जटिल प्रक्रिया भी है और सरल प्रक्रिया भी है। ठीक है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इजीली एज वेल एज थ्रू अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। अब जटिल प्रावधान लिखो, लिखो बेटा, हेडिंग दो, जटिल प्रावधान। नंबर 1, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, आर्टिकल 53 नहीं, सॉरी 54। ठीक है, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, इंग्लिश में लिखना इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 54 पहला जटिल प्रावधान है भारत के संविधान का, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, इंग्लिश में इलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, सो आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल, 55 चुनाव की प्रक्रिया की राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। 54 55 क्लियर है। इसके बाद जो अगला जटिल प्रावधान है भारत के संविधान का वो कौन सा है? आर्टिकल 73। 73 में लिखिए क्या लिखा हुआ है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर।
हिंदी में केंद्र की कार्यकारी शक्ति, केंद्र की कार्यकारी शक्ति 73 में। देन 162, 162 में क्या लिखा हुआ है? राज्य की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। राज्य की कार्यकारी शक्ति लिखी हुई है 162 में, राज्य की कार्यकारी शक्ति। देन नंबर 5 आर्टिकल 241, 241 में लिखा है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेशों के लिए, संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, राइट। सो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है बेटा, ठीक है, ये 5 याद रखते हैं आपने। अगला नंबर 6, नंबर 6 में लिखो भाग 5 का अध्याय 4, ठीक है, इंग्लिश में चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5। नंबर 7 भाग 6 का अध्याय 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, ठीक है। उसके बाद अगला भाग 11 का अध्याय 1, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें और आपको याद रखनी है जो भारत के संविधान के पूरे कठोर प्रावधान है, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या हुआ है ये भी देख लो, जैसे बाकी में लिखा हमने इसमें भी लिख लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 इट एंटायरली डील्स विथ हाई कोर्ट्स। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उच्च न्यायालय के बारे में लिखा हुआ है भाग 6 के अध्याय 5 में। कंफ्यूजन ये नहीं होना है कि 241 में भी तो हमने उच्च न्यायालय लिखा है, बट 241 वाला जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए है, जबकि यहाँ पर चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 में जब हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कठोर प्रावधान हुए। इसके बाद चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 ये डील करता है केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंध,
ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य किस तरह के संबंध होंगे, क्या होगा, किस तरह होगा, ये सारा का सारा लिखा हुआ है भाग 11 के अध्याय 1 में। राइट, ये हो गया। इसके बाद नंबर 9, अनुसूची 4 नंबर 10 अनुसूची 7, इंग्लिश में इसे कहेंगे शेड्यूल 4 और शेड्यूल 7। ठीक है, शेड्यूल 4 और शेड्यूल 7। अभी शेड्यूल 4 में क्या है कि शेड्यूल में 4 में लिखा हुआ है राज्यसभा के बारे में। किस राज्य से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होंगे, ये लिखा हुआ है अनुसूची 4 में। और अनुसूची 7 में लिखा हुआ है शक्ति का विभाजन। इंग्लिश में डिवीजन ऑफ पावर, ये लिखा हुआ है शेड्यूल 7। डिवीजन ऑफ पावर से तात्पर्य ये है कि केंद्र के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, किन किन क्षेत्र में वो कानून बना सकेगा, राज्य के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, किन किन विषयों पर वो कानून बना सकेगा, या फिर कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिस पर दोनों कानून बना सकेंगे। तो 3 सूचियां लिखी हुई है अनुसूची 7 में, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। सो 3 तरह की सूचियां लिखी हुई है अनुसूची 7 में जो शक्तियों का विभाजन करती है। क्लियर है, ठीक है, कि केंद्र के पास कौन से है, राज्य के पास कौन से और समवर्ती में कौन कौन से विषय है। राइट, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट जटिल प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 368। ठीक है, और अनुच्छेद 368 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 368 में लिखा है संविधान संशोधन अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जाएगा ये लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में। राइट, सो ये वो प्रावधान है भारत के संविधान के जो कठोर है। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लो। पहला 54-55 में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, चलिए रिवाइज कर लो। 54-55 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 54 में, इलेक्टोरल कॉलेज 55 में, चुनाव की प्रक्रिया। 73 में केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ, 162 में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ, फिर 241 में संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर भाग 5 का अध्याय 4, ठीक है, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, फिर भाग 6 का अध्याय 5 और भाग 11 का अध्याय 1, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 एंड चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11। इन तीनों में क्या दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
और केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रोविजन है, ठीक है, वो अगला प्रोविजन क्या है? शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा में किन किन राज्यों से कितने प्रतिनिधि आएंगे, ये लिखा हुआ है शेड्यूल 4 में। और शेड्यूल 7 में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किस प्रकार? संघ सूची में कौन कौन से विषय होंगे, राज्य सूची में कौन कौन से विषय होंगे, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय होंगे, ये लिखा हुआ है शेड्यूल 7 में। उसके बाद लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है, आर्टिकल 368। ये सारे प्रावधान जो है संविधान के, ये कठोर प्रावधान है, रिजिड प्रोविजंस है। ठीक है, क्लियर? कहीं कोई डाउट तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। तो इतना अगर क्लियर हो गया है, देन राइट डाउन अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लिखिए, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर हिंदी में लिखवाऊंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज a blend of rigid and flexible provisions. Discuss. ठीक है, हिंदी में लिखिएगा, भारतीय संविधान, हिंदी में लिखिए, भारतीय संविधान कठोर और लचीले प्रावधानों का, कठोर और लचीले प्रावधानों का सम्मिश्रण है। कठोर और लचीले प्रावधानों का सम्मिश्रण है। चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। इसका आंसर आपको अभी लिखना है 150 शब्दों में, और आंसर लिखने का जो आधार होगा बेटा, वो यही सारे प्रावधान होंगे। इन्हीं सारे पॉइंट्स के बेसिस पे आपको आपका आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए, तो अभी आप आंसर लिखना शुरू कीजिए, और आपके पास 10 मिनट का समय है। ठीक है, 10 मिनट में आप इस आंसर को लिखिए, और जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप पे आप भेज दीजिए, इंडिविजुअली भेज दीजिए, मैं इवैल्यूएट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd टाइप पढ़ेंगे, और अगर समय बचा तो कल से हम प्रीएम्बल शुरू करेंगे। ओके, डन। चलिए, फिर कल आप लोगों से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। क्लास का टाइमिंग सेम रखेंगे। ओके बेटा, बट आंसर्स आप लिख के अभी भेज दीजिएगा मुझे।